इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे यूपी टेट की हम लोगों की क्लास चल रही थी, ठीक है। हिंदी और ईवीएस कंटिन्यू क्लासेस हमारी चल रही थी। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, आज मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाया हूँ ताकि आपके सभी चीज़ों से रूबरू करा सकूँ, ताकि आप जान सकें कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आता है किस तरह का आता है। तो आज हम लोग सीडीपी देखेंगे, जिसको बोलते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ठीक है। इसमें जो है आप सीटेट से इसको कभी भी कंपेयर मत करिएगा, पूरी तरह से ये अलग पेपर होता है, ठीक है। और सीटेट हमारा एक अलग पेपर होता है, ठीक। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपके 130 प्लस या 140 प्लस सुनने में आ ही रहा। आप लोग जान रहे हैं कि 1/4 जुड़ने वाला है टेट का या सीटेट का। तो इसलिए अभी से मेरे साथ जुड़ जाइए। हम लोग सबसे पहले जितना प्रीवियस ईयर है उसको फिनिश करते हैं, उसके बाद जो चीज़ें हम लोगों को टफ इसमें देखने को मिलेंगी उसके आधार पे हम लोग थियरी करेंगे, उसके आधार पे फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए किस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ बाल विकास में, भूख और प्यास। तो भूख और प्यास जो होती है क्या करती है, व्यक्तिगत प्रेरक होती है या जन्मजात प्रेरक होती है, सामाजिक प्रेरक होती है या अर्जित प्रेरक होती है। बताइए क्या होती है, व्यक्तिगत होती है या जन्मजात होती है या अर्जित। जो हमारी भूख प्यास होती है यह एक क्या होती है, यह एक जन्मजात, जन्म से ही बच्चे को क्या लगती है, भूख लगती है, ठीक है। ऐसे प्रेरक जो व्यक्ति में जन्म से ही स्थित होते हैं उसको बोलते हैं जन्मजात, ठीक है। जन जो समाज समाज से बच्चा लेता है उसे बोलते हैं सामाजिक। जो अर्जित करता है वातावरण से उसको बोलते हैं अर्जित प्रेरक, ठीक है, ठीक। उन्हें जन्मजात प्रेरक करते हैं, जिससे जो बच्चे में, जो व्यक्ति में या बच्चे में जो है जन्म से ही जो चीज़ें रहती हैं उसे बोलते हैं क्या, जन्मजात, ठीक है। इसे हम जैविक या शारीरिक प्रेरक भी कहा जा सकता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, क्या कहा जाता है, जैविक जैविक या शारीरिक प्रेरक प्रेरक भी कहा जाता है, शारीरिक, ठीक है। शारीरिक, जैविक या शारीरिक प्रेरक भी कहते हैं, दो नाम और इसका याद कर लीजिएगा, आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कक्षा कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थी के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। बताइए, जब एक बच्चा है क्लास में, जब आप पढ़ रहे थे तो एक टीचर और प्लस एक बच्चा, एक बच्चे के बीच में संप्रेषण कैसे होना चाहिए, ठीक है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, शिक्षा केंद्रित हो या उद्देश्य केंद्रित हो। कक्षा में जो होता है शिक्षा और विद्यार्थी के मध्य, शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य क्या होना, संप्रेषण होना, बातचीत जो होती है का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसका कुछ न कुछ क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए, ठीक है, उद्देश्य होना चाहिए। तो हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर इसका, सी या डी पार्ट हमारा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से सभी चीज़ें आपको समझ में आ रही। इसमें क्या हो, इससे जो विषय वस्तु से संबंधित समस्याओं का उपचार आसानी से हो जाएगा और जो शिक्षण कार्य सुचारू रूप से क्या रहेगा, चलता रहेगा, अगर उद्देश्य केंद्रित रहेगा, शिक्षक केंद्रित रहेगा या पाठ्यपुस्तक केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित नहीं होता, ठीक है। संप्रेषण की बात किया है, ठीक है, क्या किया, संप्रेषण की बात, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे, उसे डांटेंगे ताकि वह, ये देखिए समझ बेस है, ठीक है, आपकी समझ के ऊपर एक क्वेश्चन डिपेंड करता है कि आप क्या दे रहे हैं। उसे डांटेंगे ताकि वह गलती दोबारा ना करे तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। प्रधानाचार्य को बताएंगे, ये भी उसके माता पिता से संपर्क करेंगे, बच्चे से बातचीत करेंगे, क्या करेंगे आप, बच्चे से बातचीत करेंगे और उसके देर आने का क्या करेंगे, कारण जानने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो इस तरह से हमारा इसका डी पार्ट हो जाएगा सबसे सटीक आंसर, ठीक है, सबसे सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 4 बता दीजिए। जो लोग जो यूपी टेट के हैं, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग अभी से लग जाइए, मेरे साथ जुड़ जाइए। आपको प्रीवियस ईयर यहाँ पे कराया जा रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए। जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सपोर्ट मिलता है तो और अच्छा करने का कोशिश करता हूँ। अब सोच रहा हूँ अगर आप लोग जिस तरह से इसमें सपोर्ट बनाए, इसी तरह सपोर्ट बनाए रहें तो एक एक दिन में 4 क्लास पर डे हम लोग सीडीपी भी देखेंगे और ईवीएस भी देखेंगे, संस्कृत की भी लाने की, इस बार मैं संस्कृत भी लाऊंगा, ठीक है। संस्कृत में इस बार क्योंकि व्याकरण है तो लाने की कोशिश करूंगा संस्कृत की भी क्लास, ठीक, अगर आप लोग सपोर्ट देंगे तो। वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है, वर्तमान समय में पूछ रहा है शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम क्या है। तो आपका सृजनवादी या बताएंगे या व्यवहारवादी बताएंगे या रचनात्मक उपागम या मानवतावादी। इस समय क्या है, सृजनात्मक सबसे इंपॉर्टेंट है। इस समय बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धात्मक जीवन शैली में जो शिक्षा हेतु सर्वाधिक
उपयुक्त उपागम क्या है? सृजन। मतलब नई चीजों का क्या करना? सृजन। सबसे महत्वपूर्ण उपागम कौन है? सृजनवादी है। ठीक, तो बी पार्ट हमारा क्या होगा? राइट होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बता दीजिए क्या कह रहा है कि स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है? स्कूलों में जो जो स्कूल होते हैं, अधिकतर शिक्षक अपने जो छात्र होते हैं उनके अंदर किस चीज़ का अभाव पाते हैं? स्नेह का, यानी प्रेम का, क्रोध का, दोषारोपण का, या घृणा का? किस चीज़ में जो है सर्वाधिक अभाव पाया जाता है? बताइए। तो दोष रोपण या फिर जो है घृणा का तो सबसे ज़्यादा इसका अभाव पाया जाता है। तो स्कूल में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए क्या घृणा के भाव का सर्वाधिक क्या होता है? अभाव होता है। बच्चे से क्या घृणा का क्या सबसे कमी होती है कि वो अपने बच्चों से क्या करे? घृणा करे। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बता दीजिए क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? स्मृति एवं समझ आधारित, वस्तुनिष्ठ एवं विषयगत, समझ एवं अनुप्रयोग, केवल वस्तुनिष्ठ? बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, तो सबसे ज़्यादा समझ एवं अनुप्रयोग आधारित बच्चे से क्या करना चाहिए? क्वेश्चन पूछना चाहिए। हमारा सी पार्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा? बालकों का जो मानसिक स्तर पर पता लगाने में आसानी होती है। ठीक है, अगर आप इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चे की समझ और अनुप्रयोग जो उसकी मानसिक स्तर है उसका आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी है, यह स्थिति उत्पन्न करता है। मतलब वह बहुत भाषा जानता है, मतलब वह हिंदी भी जानता है। ठीक है, हिंदी भी जानता है, हिंदी भी जानता है और क्या जानता है? बताइए। हिंदी, इंग्लिश भी जानता है। ठीक है, इंग्लिश भी जानता है। ठीक, और गुजराती भी जानता है। बहुभाषी है। ठीक है, गुजराती भी जानता है। ठीक, तो यह स्थिति उत्पन्न करती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा। बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, विद्यार्थियों के मध्य सामंजस्य की समस्या, ये भी गलत बात है। अध्यापक में कुंठा, बिल्कुल। सीखने का समृद्ध, इसको हमेशा, अगर बहुभाषी बच्चा हो तो उसको हमेशा आपको किसको? सीखने के समृद्ध संसाधन के रूप में क्या करना है? लेना है। ठीक है, हमेशा क्या करेंगे आप? संसाधन के रूप में लेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। डी पार्ट हमारा इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 8 बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो जाएगा? यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? देखिए, ये समझ पे आधारित, आपकी समझ पे आधारित एक क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ देखिए नहीं पे आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस करिए क्योंकि नहीं के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? कोई ध्यान नहीं देंगे और पढ़ाना जारी रखेंगे। बिल्कुल गलत बात है। पढ़ाना बंद कर देंगे, ये भी गलत बात है। बच्चों को ध्यान देने कहेंगे या कारण जानने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात है, डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा। आप क्या करेंगे? बच्चे उस चीज़ पर क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं, आप उसका कारण जानने की कोशिश करेंगे। शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों द्वारा रुचि ना लेना वास्तव में एक समस्या है, एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है। इसके लिए शिक्षक द्वारा जो समस्या को जानने का प्रयास करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि उसके जो भी कारण है उसको जानने का प्रयास करना, फिर उसको समाधान करने का भी प्रयास करना चाहिए। एक शिक्षक का मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 9 बताएंगे क्या करा कि निष्पत्ति लब्धि, मतलब ए क्यू का सूत्र क्या होता है? बताइए। ए क्यू का निष्पत्ति लब्धि जिसको बोलते हैं उसका सूत्र क्या होता है? ए क्यू का होता है अचीवमेंट इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं निष्पत्ति लब्धि बोलते हैं। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या होता है? बताइए। इसका फार्मूला होता है ई ए बटे में एम ए इंटू 100। ठीक है, क्या होता है? 100। तो आप देखिए किस में दिया गया है, तो ये हमारा क्या है? डी पार्ट इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका ए क्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? ए क्यू का तो मैंने बताया ही, अचीवमेंट इक्विपटेंट होता है। ठीक है, और ई ए का फुल फॉर्म क्या होता है? एजुकेशनल एज होता है, मतलब शैक्षिक आयु बटे में क्या होता है? मेंटल एज, मतलब मानसिक आयु। ठीक है, शैक्षिक आयु बटे में मानसिक आयु इंटू 100 हमारा क्या होता है? निष्पत्ति लब्धि का क्या होता है? फार्मूला। याद रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है इसको। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 10 बताएंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक की जो क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए। मतलब जब उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चा है तो क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वे क्या, इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे, अपना स्वयं का विकास कर पाएंगे, बच्चों को प्रभावी ढंग से पढ़ा पाएंगे। शोध
करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। तो कौन सा राइट हो जाएगा 10 का, बताइए। तो ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। तो हमारा ए पार्ट सबसे सटीक होगा। चलिए आइए बताइए, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 11th। 11th क्या करा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो हमारा 2009 में आया था, ठीक है, ये सबको पता है, राइट टू एजुकेशन जिसको बोलते हैं। 6 से 14 वर्ष की आयु की विद्यालय कभी न गए अथवा विद्यालयी शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु था। इसका मतलब क्या था, विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया, विशेष शिक्षण लागू करने पर जोर दिया, अलग से विद्यालय खोलने की बात कही, अलग से शिक्षक नियुक्त करने की। कौन सा राइट हो जाएगा बताइए 11th का। तो बी पार्ट क्या किया इसने, विशेष शिक्षण लागू करने पर जोर दिया, ठीक है। यह अधिनियम हमारा 2009 में आया और 2010 से क्या हुआ, लागू हुआ, ठीक है। 2010 से क्या हो गया, लागू हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 को, मतलब एक तत्व सिद्धांत, जो बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत था वह किसने दिया था। तो बुद्धि के एक तत्व का सिद्धांत कौन दिए थे बताइए, थे बिने एवं टर्मन ने। कौन दिया था, बिने एवं टर्मन ने, ठीक है। एक तत्व का सिद्धांत कौन दिया था, बिने एवं टर्मन ने, ठीक है। अब बुद्धि के जो बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया था, तो वो दिए थे थार्नडाइक साहब ने। कौन दिया था, थार्नडाइक साहब ने, ठीक है, याद रहेगा ना। बुद्धि के बहु तत्व का सिद्धांत किसने दिया था, थार्नडाइक ने दिया था, ठीक है। समूह तत्व सिद्धांत किसने दिया था, तो थर्स्टन ने। कौन दिया था, थर्स्टन ने, फोर्थ हमारा आ जाएगा, ठीक है। त्रिआयामी कौन था, गिलफर्ड द्वारा, ठीक है। त्रिआयामी सिद्धांत, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत कौन दिया था, गिलफर्ड साहब ने, ठीक है। बताइए इसमें कौन सा हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 3 4, एक मिनट, ठीक। तो क्या हो जाएगा, क्या कर रहा है, 2 3 4 1, देखिए किसमें दिए गए 2 3 4 1, 2 3 4 1। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, डी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, ठीक है। डी पार्ट क्या होगा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 3 बताएंगे। कह रहा है कि 13, यदि आपकी कक्षा का कोई बच्चा प्रायः चुप रहता है तो आप क्या करेंगे, बताइए आप क्या करेंगे। तो उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, उसकी किसी मनोवैज्ञानिक के पास लेकर जाएंगे, उसके चुप रहने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे, उसके माता पिता की बात करेंगे। बताइए आप क्या करेंगे। तो आप क्या करेंगे, उसके चुप रहने का क्या करेंगे, कारण जानने का प्रयास करेंगे। जो लोग सीटेट की तैयारी किए हैं वो ऐसे क्वेश्चन को धुआं, जो भी मेरे साथ जुड़े होंगे वो तो इसका धुआं मचा देंगे, ठीक है। और जो लोग किए होंगे जो है, तो उनके 120 130 कोई रोक नहीं पाएगा प्रीवियस ईयर, ठीक है। अभी भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जिनका एग्जाम है वो जा करके वहाँ देख सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 14, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के तात्पर्य। ये सारी चीज़ें मैं कराया था जो सीटेट में, ठीक है, ठीक। बताइए 14 का, क्वेश्चन नंबर 14, तो ये क्या करता है, सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों को नियमित रूप से क्या करना, आकलित करना। इसका होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मूल्य लक्ष्य यही होता है, ठीक है। क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक व शैक्षिक क्षेत्रों में नियमित रूप से आकलन करना सतत मूल्यांकन कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 बता दीजिए। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं। एक बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं, गृह कार्य प्रदान करना नहीं पूछा है। तो हमारा गृह कार्य क्या होता है, प्रदान करना, यह हमारा क्या है, बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। बालक शिक्षा केंद्रित के अंदर शिक्षण का केंद्र बिंदु बालक होता है। इसमें क्या होता है, जो केंद्र बिंदु क्या होता है, बालक होता है। इसके अंतर्गत बालक को क्या किया जाता है, सृजनात्मक अभिप्रेरण स्तर को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, बच्चे को मोटिवेट किया जाता है, क्रिएटिव बनाया जाता है, ठीक है, इसके अंतर्गत। तथा साथ ही उसके अनुभवों को प्राथमिकता दी जाती है। जो उसका जो अनुभव रहता है, पुराना अनुभव रहता है, उसको क्या प्राथमिकता देना हमारा क्या होता है, मोस्ट काम होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है एक टीचर का, ठीक है। ताकि शिक्षण कार्य में जो इन सभी चीज़ों को लेकर के, ताकि शिक्षण कार्य में बालक अपना सहयोग दे सके और क्या करे, अधिगम प्रक्रिया को आसानी से क्या, और जो हमारी अधिगम प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया वो आसानी से क्या रहे, चलती रहे, ठीक। तो हमारा इसका ए पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर आप 16 बताएंगे। बताइए कह रहा है कि प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है, यह कथन दिया था। बताइए प्रतिभाशाली बालक के बारे में किसने कथन दिया था, तो यह दिए थे डब्लू, क्या कौन दिया था, R W टेलर द्वारा। R W टेलर हमारे सी पार्ट हैं। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो
अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होते हैं वो क्या प्रतिभाशाली बालक होते हैं। ठीक है, यह कौन दिया था? डब्ल्यू टेलर साहब ने। ऐसे कथन वाले क्वेश्चन भी पूछेगा सी टेट, यूपी टेट में। ठीक है, यूपी टेट, सुपर टेट में। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 17, बच्चों की सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं इसकी जानकारी इन्हें कार्य समाप्त होने के पश्चात दी जानी चाहिए, कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए, कार्य के बीच में एक बार दी जानी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमारा कौन सा राइट? ये भी आपके समझ के ऊपर ही है। तो हमारा क्या है? कार्य के सतत रूप से दी जानी चाहिए, कंटिन्यूस जब वो काम करते हैं तो उसी समय इनको क्या करना, बी पार्ट हमारा क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18 बता दीजिए। पूरा हम लोग जो 30 क्वेश्चन आते हैं पूरा देखेंगे। ठीक है, ये नहीं कि 10-15 मिनट में खत्म कर दें। यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम में असक्षम हो तो आप क्या करेंगे? मतलब अधिगम मतलब सीखने में क्या सक्षम नहीं, असक्षम हो तो आप क्या करेंगे? उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, बिल्कुल गलत बात है। उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। उसकी अतिरिक्त कक्षा लेंगे, गलत बात है। उसकी बैठक व्यवस्था कक्षा के बुद्धिमान बच्चों के साथ करेंगे तो उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसे सिखाने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। ये भी देखिए आपकी समझ के ऊपर ही है। ठीक है, आप अगर नहीं पढ़े हैं तब भी ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे और सभी बच्चे करेंगे। चलिए नेक्स्ट बताइए 19, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो एनसीएफ 2005 हमारा है कि संस्कृति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताइए। ये सारी चीज़ें कराई गई हैं, अगर जो लोग किए हैं वो सभी इसका आंसर चुटकियों में दे सकते हैं। ठीक है, ज्ञान को वाह ज्ञान से जोड़ना बिल्कुल सही बात है। तो ये तो कहा है, ये तो सही ही होगा। ठीक है, लेकिन हमसे नहीं पूछा है तो जो सही नहीं है वो हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना, ये भी बिल्कुल सही बात है, एनसीएफ 2005 ने कहा है। ठीक है, परीक्षाओं में लचीलापन लाना, ये भी कहा है। ठीक है, परीक्षाओं में लचीलापन लाना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, समावेशी शिक्षा की बात करता है हमारा एनसीएफ 2005। लेकिन जो विश्वविद्यालय को राजनीति से मुक्त रखना, इसकी बात नहीं करता, तो हमारा ए पार्ट क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमसे राइट आंसर पूछा है, नहीं की बात किया, तो हमारा ए पार्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे अब कौन सा? क्वेश्चन नंबर बताएंगे 20। क्वेश्चन नंबर 20 बताइए। बच्चों के भाषाई विकास के लिए जरूरी है कि उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देना चाहिए। भाषाई विकास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो बताइए। या फिर जो भाषाई कौशल के विकास हेतु गतिविधि आयोजित की जानी चाहिए, लिखना, पढ़ना, बोलना तथा सुनने का अभ्यास करना चाहिए। उपरोक्त में से सभी बातें हैं। ठीक, तो डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 10 क्वेश्चन और हैं, फटाफट कर लेते हैं हम लोग जो। ठीक है, कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? जो कक्षा कक्ष हमारा होता है मतलब क्लासरूम जो होता है, वह बैठक व्यवस्था कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप होनी चाहिए। रोज एक जैसी होनी चाहिए। एक एक ही लाइन में बच्चों को बैठाया जाना चाहिए, इस प्रकार से हो कि एक दूसरे से बातचीत ना कर सकें। तो हमारा सबसे सटीक आंसर क्या हो जाएगा 21 का? तो ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, ए पार्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, ए पार्ट क्या हो जाएगा? राइट। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 22 बताएंगे। अंत व्यक्तित्व बुद्धि से क्या तात्पर्य है? अंत व्यक्तित्व से क्या होता है बताइए? मतलब स्वयं क्षमताओं एवं कमजोरियों को पहचान करना, दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, दूसरे के साथ बातचीत करने का कौशल। बताइए इसका राइट 22 का क्या हो जाएगा? विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल हमारा अंत व्यक्तित्व अंतरा व्यक्ति जो होता है स्वयं से करना। ठीक है, स्वयं से समझने का कौशल हमारा क्या होता है? अंत व्यक्तित्व बुद्धि के अंतर्गत आता है। लेकिन दूसरे से जब किसी चीज़ से आप परस्पर संबंध करके किसी चीज़ को समझने का अपने अंदर समझ को विकसित करेंगे, कौशल स्किल करेंगे, तो वो हमारा क्या कहता है? अंत व्यक्तिगत कहलाता है, बुद्धि कहलाती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 23। वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका क्या है? ज्ञान देने वाले के रूप में, सुगमकर्ता के रूप में, मित्र के रूप में या प्रबंधक के रूप में? बताइए। सबसे देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है 23 का। तो किसके रूप में होनी चाहिए? सुगमकर्ता के रूप में होनी चाहिए। किसके रूप में होनी चाहिए? सुगमकर्ता। तो बी पार्ट हमारा राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे अब 24। बताइए, आपको लगता है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेज तेज गति से सीख रहे हैं और कुछ बहुत धीमी गति से, इस परिस्थिति से आप क्या करेंगे? ये भी आपके समझ के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, ये समझ वाले क्वेश्चन है, कम से कम इसमें जो है मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चन समझ वाले रहेंगे, बाकी आपके जो है सब उसी से रिलेटेड रहेंगे। ठीक, चलिए बताइए। तेज गति से सीखने वाले बच्चों को आगे बढ़ने देंगे, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देंगे। दोनों ऑप्शन गलत है, इस बात पर कोई ध्यान नहीं। तेज गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सिखाने हेतु लेंगे। बताइए तो कौन सा राइट आंसर है? तो हमारा क्या आ जाएगा 24
4 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, डी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, डी पार्ट हमारा राइट आंसर। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 25 बताइए। जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, ना थक बैठ हार कर ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो 130 प्लस लाइए और अपनी मंजिल को अपने मुट्ठी में लीजिए, क्योंकि 1/4 जुड़ेगा और अभी से संघर्ष करिए। हम लोग यस टेट की भी तैयारी बिंदास करेंगे। ठीक है, तो अभी पहले सी टेट की कर लेते हैं, यस टेट भी हमारा यहीं से आएगा। ठीक है, मैथ की भी हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द क्लास, मैथ की भी आप लोगों को प्रीवियस ईयर स्टार्ट करूंगा जो है। ठीक, आप लोग बस सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप बताएंगे 25। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो क्या करता है, कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो जाता है, कक्षा बातें करने वालों को दंडित करता है, जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयुक्त है। हमारा डी पार्ट, इसमें क्या कोई बताएगा, क्या कोई टीचर डिटेल से बताएगा, बताइए। तो सबसे सटीक आंसर आप खुद इस क्वेश्चन को, समझ वाली क्वेश्चन को कर सकते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 26, प्रयोजना विधि के प्रतिपादक हैं। बताइए जो हमारी प्रयोजना विधि है उसके प्रतिपादक कौन है। देखिए दो क्वेश्चन हमारे आ चुके हैं जो है। ठीक है, एक कथन से पूछा था, एक कौन दिया था। ठीक है, और ये दूसरा है। ठीक, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, प्रयोजना विधि से। तो इसमें क्या होता है, किलपैट्रिक द्वारा प्रयोजना विधि का क्या किया था, प्रतिपादन। कौन थे, किलपैट्रिक, याद रखिए किलपैट्रिक प्रयोजना विधि के क्या थे, प्रतिपादक थे। ठीक है, इस विधि द्वारा बच्चे के व्यवहार को क्या किया, नियंत्रित करके उसे सही मार्गदर्शन दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चे का जो व्यवहार होता है उसको कंट्रोल करके फिर उसे क्या है, मार्गदर्शन दिया जाता है, जो उनके वास्तविक जीवन से संबंधित समस्याओं के समाधान में क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा प्रयोजन विधि क्या होती है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 27, मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं। बताइए मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। तो क्या होता है, मूल्यांकन का क्या होता है, उद्देश्य, अधिगम अनुभव, और हमारा क्या होता है, मूल्यांकन की क्या होते हैं, 3 घटक होते हैं या महत्वपूर्ण क्या होते हैं, बिंदु होते हैं। ठीक, याद रहेगा ना। चलिए आगे चलते हैं, तो ए पार्ट हमारा क्या जाएगा इसका, राइट। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 28 बता दीजिए। कक्षा कक्ष का वातावरण होना चाहिए कैसा, शांत होना चाहिए, अनुशासन से पूर्ण हो, शोरगुल या मित्रतापूर्ण। तो कैसा होना चाहिए, मित्रतापूर्ण होना चाहिए। हमेशा जो कक्षा कक्ष का जो हमारे क्लासरूम का वातावरण हमेशा कैसा होना चाहिए, मित्रतापूर्ण होना चाहिए। चलिए 29 बताइए। कठोर शिल्प उपागम उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है। बताइए किस सिद्धांत पर आधारित है, औद्योगिक पर, इंजीनियरिंग पर, व्यवसायिक पर, या फिर जो है अनुदेशन पर। कठोर उपागम, कठोर शिल्प उपागम, यह जो हमारा क्या इंजीनियरिंग सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो बी पार्ट हमारा 29 का राइट। 30 का बता दिए। किशोरा अवस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं। किशोरा अवस्था में बच्चे किस तरह की समस्या का क्या करते हैं, सामना करते हैं। 30 का तो बताइए शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन का क्या करते हैं, सामना करते हैं। ये पार्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा किशोरा अवस्था में। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आपने 30 क्वेश्चन किया और बताइएगा समझ बेस 10 क्वेश्चन थे। मेरे ख्याल से जो लोग मुझसे सीटेड पढ़े हुए हैं उनके तो 28 से कम सही नहीं होने चाहिए। 2 मेरे जो कथन और निष्कर्ष कथन थे जो है किसके द्वारा दिया गया है वो, प्लस एक और क्वेश्चन अभी हम लोग किए जो किलपैट्रिक जिन्होंने प्रयोजन विधि को, इन 2 क्वेश्चनों को छोड़ करके 27 से 28 क्वेश्चन जिनके सही हो रहे हैं, बेटर है, बहुत अच्छी तैयारी है। अगर आप लगे रहें तो और बेटर जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग हिंदी की क्लास होगी, वो भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हिंदी आज क्लास चलेगी। ठीक, हो सकता है ईवीएस की ना चले, ईवीएस की कल सुबह दे देंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।